जय श्री श्याम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी। और अब हम सॉल्व करने वाले हैं मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2। जी हाँ, इंस्टीट्यूट ने जो मॉडल टेस्ट पेपर रिलीज करे हैं बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पेपर्स आपको करने ही हैं अगर आप अपना अटेम्प्ट निकालना चाहते हो तो। चाहे आप जून अटेम्प्ट के बच्चे हो, चाहे आप सितंबर अटेम्प्ट के बच्चे हो, कोई भी अटेम्प्ट में आप एग्जाम दे रहे हो, आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व करना मैंडेटरी है, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पेपर नंबर 2 बिजनेस लॉज। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, आप देखोगे तो 1 का भी जो फर्स्ट पार्ट है उसके 2 सब पार्ट है और यहीं पे हमारा क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। तो ऐसे पेपर्स को हमें थोड़ा सा केयरफुली टैकल करना होता है, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का ए पार्ट, राइट। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके 3 पार्ट होंगे ना, 7, 7, 6 करके। तो फर्स्ट पार्ट के भी ए सब पार्ट में हम बात करते हैं। मिस्टर वाई जिसकी एज 21 ईयर्स है, वो अपना मेंटल बैलेंस लूज कर देता है आफ्टर डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स इन एन एक्सीडेंट, ठीक है। ही वॉज लेफ्ट विद हिज ग्रैंड मदर एजड 85 ईयर्स। तो वो पर्सन के पास सिर्फ उसकी ग्रैंड मदर है जिनकी एज 85 ईयर्स है, विच हु इज इनकेपेबल ऑफ वॉकिंग एंड डिपेंडेंट अपॉन हिम, जो चल नहीं सकती हैं और पूरी तरीके से मिस्टर वाई पे डिपेंडेंट है। मिस्टर एम देयर नेबर आउट ऑफ पिटी, पिटी मीन्स दया, ठीक है। तो मिस्टर एम जो है वो उनके नेबर हैं, उन्होंने दया की भावना से फूड सप्लाई करना शुरू कर दिया उनको एंड अदर नेसेसरीज आइटम्स टू बोथ ऑफ देम। मिस्टर वाई एंड हिज ग्रैंड मदर यूज टू लिव इन द हाउस बिल्ट बाय हिज पेरेंट्स। मिस्टर वाई और उनकी ग्रैंड मदर मिस्टर वाई के पापा के पेरेंट्स के बनाए हुए घर में रहते थे, ठीक है। मिस्टर एम ऑल्सो मिस्टर वाई एंड हिज ग्रैंड मदर, ठीक है। मिस्टर एम ने ग्रैंड मदर को कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंट भी प्रोवाइड की थी। मिस्टर एम कौन? नेबर। तो नेबर ने ग्रैंड मदर को कुछ पैसे भी दिए थे फॉर हर इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है, बीमारी के इलाज के लिए। आफ्टर सप्लाइंग नेसेसरीज टू मिस्टर वाई फॉर 4 ईयर्स, नेसेसरीज 4 सालों तक सप्लाई करी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद 4 साल बाद मिस्टर एम, फॉर्मर मतलब जिनका नाम पहले लिखा है यानी कि मिस्टर वाई, तो वो मिस्टर वाई के पास जाते हैं, बोलते हैं कि मुझे 15 लाख रुपए आपको देने हैं, मतलब आप मुझे 15 लाख रुपए दोगे और इन 15 लाख में 7 लाख वो भी हैं जो मैंने आपकी दादी के मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पैसे दिए थे, ठीक है। मिस्टर वाई ने प्लीड किया कि मेरे पास तो मैक्सिमम अपने पेरेंट्स की ज्वेलरी ही है बस, ठीक है, और जिनकी वैल्यू मैक्सिमम 4 लाख रुपए है, विच मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट द ड्यूज, आप इसको एडजस्ट कर लो, मेरे पास तो इतना ही है। Mr. M refused and threatened Mr. Y with a legal suit to be brought against for recovering the money. Mr. M ने मना करा, बोला कि मैं तुम्हारे खिलाफ केस करूंगा अपना पैसा वापस लेने के लिए। Now you are to decide upon based on the provisions of Indian Contract Act. अब आपको डिसाइड करना है on the basis of Indian Contract Act क्या मैक्सिमम अमाउंट रहेगी जो मिस्टर एम रिकवर कर सकता है, एंड क्या ये सारे प्रोविजन बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए जो पैसे दिए थे उन पे भी अप्लाई होते हैं क्या। तो इनकॉम्पिटेंट पर्सन को अगर आप नेसेसरीज सप्लाई करते हो तो वो पैसा आप वसूल कर सकते हो अप टू द मैक्सिमम अमाउंट जितने भी एसेट्स, जितने भी एस्टेट उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन के पास हैं, राइट। तो ये प्रोविजन यहाँ पे टेस्ट होने वाला है एंड नेसेसरीज इंक्लूड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑल्सो, बस यही प्रोविजन यहाँ पे टेस्ट हो रहा है। तो मैक्सिमम मनी कितना पैसा ले सकता है मिस्टर एम वापस? ज्वेलरी का पैसा प्लस एक चीज़ भूल गए आप, घर भी तो है उनके पास, राइट। तो मैक्सिमम ज्वेलरी का पैसा प्लस घर का पैसा वो ले सकता है मिस्टर एम। और हाँ, ये सारे प्रोविजंस आपके उस पर भी अप्लाई होते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी। तो दोनों पॉइंट के आंसर हम लोग लिख देंगे, ठीक है। चलिए आइए, क्लेम फॉर नेसेसरी सप्लाइड टू पर्सन इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, सेक्शन 68 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का रेफरेंस देते हुए आपको इसका आंसर करना होगा, क्योंकि आप पैसा वसूल कैसे करोगे अंडर द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर है क्या लिखा है? इफ अ पर्सन इनकेपेबल ऑफ एंट्रिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट और एनीवन whom he is legally bound to support, तो अगर पर्सन जो खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, जैसे वो माइनर है, अनसाउंड माइंड का पर्सन है या किसी भी तरीके से डिस्क्वालीफाइड है, एंड तो कोई एक पर्सन जो खुद कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, या फिर कोई भी पर्सन जिसको वो लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, जैसे उसकी ग्रैंड मदर, ठीक है।
इज सप्लाइड बाय अनदर पर्सन विद नेसेसरीज सूटेड टू हिज कंडीशन इन लाइफ। तो अगर उस इनकॉम्पिटेंट पर्सन को या फिर जो डिपेंडेंट पर्सन है उनको किसी भी पर्सन ने नेसेसरी सप्लाई की हैं जो उनकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है, द पर्सन हु हैज़ फर्निश्ड सच सप्लाईज एंड इज इंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड। तो जो पर्सन नेसेसरी सप्लाई कर रहा है उसे हक है रीइंबर्समेंट लेने का, अपना पैसा वसूल करने का, फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन, उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से। इन द इंस्टेंट केस, इस केस में मिस्टर एम ने फूड और अदर नेसेसरी सप्लाई की थी टू द मिस्टर वाई, टू मिस्टर वाई। मिस्टर वाई कौन? जिसका मेंटल बैलेंस लूज हो गया है, जो अनसाउंड माइंड का है, राइट? तो इनकेपेबल तो वो है। एंड मिस्टर वाईज ग्रैंड मदर, जिनको मिस्टर वाई लीगली बाउंड है सपोर्ट करने के लिए, जो पूरी तरीके से मिस्टर वाई पे डिपेंडेंट है। तो मिस्टर एम विल सक्सीड इन फाइलिंग द सूट फॉर रिकवरी ऑफ मनी। तो मिस्टर वाई तो पैसा अपना रिकवर कर पाएंगे। सप्लायर इज एंटाइटल्ड टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ सच इनकेपेबल पर्सन। सप्लायर उस इनकेपेबल पर्सन की प्रॉपर्टी से पैसा वसूल कर सकता है। हेंस मैक्सिमम कितना अमाउंट वसूल कर पाएंगे? द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मनी दैट कैन बी रिकवर्ड बाय मिस्टर एम इज 15 लाख एंड दिस अमाउंट कैन बी रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर वाईज पेरेंट ज्वेलरी अमाउंटिंग टू 4 लाख एंड रेस्ट फ्रॉम द हाउस ऑफ मिस्टर वाईज पेरेंट्स। ठीक है, अज्यूम कर रहे हैं कि वाई ने अपने पेरेंट्स के मतलब प्रॉपर्टी पेरेंट्स से वाई के पास ट्रांसफ़र हो चुकी है, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं क्योंकि इतना टाइम हो गया अब तो ट्रांसफ़र हो ही गई होगी। ठीक है, ये अजम्पशन आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। समझ गए? तो मिस्टर एम कितना पैसा वसूल कर सकता है? ज्वेलरी का 4 लाख, मतलब अपने पूरे पैसे वसूल कर सकता है। भाई घर कितना भी हो, छोटा हो, मतलब बाकी के 11 लाख तो वसूल हो ही जाएंगे ना, तो वो अपने 15 लाख रुपए वसूल कर सकता है ज्वेलरी के पैसों से और घर के पैसों से। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? क्या ये सारे प्रोविजन मेडिकल ट्रीटमेंट पे भी अप्लाई होते हैं? द आंसर इज यस। Necessaries will include emergency medical treatment. Hence, the above provision will also apply to medical treatment given to grandmother as Y is legally bound to support grandmother. तो grandmother को क्योंकि Y legally bound है support करने के लिए, तो grandmother को जो भी facilities दी गई हैं, जो भी पैसा दिया गया है for medical treatment, वो भी पैसा मिस्टर एम वसूल कर सकता है। समझ गए? क्लियर है? चलिए नाइस। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का ए, जो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट का ए और बी दोनों क्वेश्चन हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड क्वेश्चन पे, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन इज ऑलवेज फ्रॉम कंपनीज एक्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑलवेज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेक्स्ट इज ऑलवेज फ्रॉम कंपनीज एक्ट। तो ये पैटर्न आपका फिक्स्ड रहता है, राइट? चलिए नेक्स्ट हमारा कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन, जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड इज अ पब्लिक कंपनी एंड हैविंग 220 मेंबर। जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड में 220 मेंबर्स हैं और वो एक पब्लिक कंपनी है। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक कंपनी में मैक्सिमम मेंबर्स पे कोई लिमिट नहीं होती है, जबकि प्राइवेट कंपनी पे मैक्सिमम मेंबर्स पे लिमिट होती है कितनी? 200। ठीक है, चलिए तो पब्लिक कंपनी है, 220 मेंबर है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। of which 25 members were employed in the company during the period 1st April 2006 to 28th June 2016। इन 220 मेंबर्स में से 25 मेंबर्स कंपनी में एम्प्लॉय थे 1 अप्रैल 2006 से लेके 28 जून 2016 तक। दे वर अलॉटेड शेयर्स इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फर्स्ट टाइम ऑन जुलाई 2007, जो उन्होंने फिर अगस्त 2016 में बेच दिए थे। आफ्टर सम टाइम ऑन 1 दिसंबर 2016 ईच ऑफ दोज 25 मेंबर्स एक्वायर्ड शेयर्स अगेन इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड, जो अभी तक वो होल्ड कर रहे हैं। तो हम इसकी एक चार्ट मतलब एक पूरा टाइमलाइन बना के चलते हैं पहले, ठीक है, क्योंकि डेट्स बहुत सारी हो गई हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। चलिए डेट लिखते हैं। तो ये हमारे पास एम्प्लॉय थे फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 टू 28 जून 2016। ठीक है, इन 25 लोगों को शेयर्स दिए थे हमने फर्स्ट टाइम ऑन अगस्त 2016। ठीक है, ओके राइट, ऑन जुलाई 2007 सॉरी, जुलाई 2007 में हमने उन्हें शेयर्स दिए थे, जो कि उन्होंने अगस्त 2016 में बेच दिए थे। ठीक है, समझ गए? उसके बाद उन्होंने दोबारा दिसंबर 16 में बाद में दोबारा से दिसंबर 16 में इन शेयर्स को परचेज कर लिया और वो अभी तक होल्ड करके रखे हुए हैं, राइट? ये हमारे एम्प्लॉयज़ अब नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी एम्प्लॉयशिप
तो यहीं पे ही छोड़ दी, ठीक है। अब ये हमारे एम्प्लॉय नहीं है। अब आप मेरी बात बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी है अगर आपने ध्यान से मेरी बात सुन ली तो। प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, राइट। इन 200 मेंबर्स में प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। इन 200 मेंबर में कुछ मेंबर्स को हम हटा देते हैं, जैसे जो हमारे आज मेंबर भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं। आज की डेट में हमारे मेंबर भी हैं और एम्प्लॉय भी हैं, इनको हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। जॉइंट होल्डर्स को, जॉइंट जो होल्डर्स होते हैं उन्हें एक ही काउंट किया जाता है। और तीसरी चीज़ है, जो हमारे एक्स एम्प्लॉयज़ थे, जो जब एम्प्लॉय थे तब शेयर होल्डर बने थे, जब एम्प्लॉयशिप के दौरान शेयर होल्डर बने थे और फिर उन्होंने एम्प्लॉयशिप छोड़ दी पर शेयर होल्डिंग कंटिन्यू रखी, उन्हें भी हम काउंट नहीं करेंगे। अब हमारे केस में जो ये 25 लोग हैं, ये हमारे मेंबर और एम्प्लॉय आज की डेट पे तो नहीं है, मेंबर है पर एम्प्लॉय नहीं है ना, ठीक है। जॉइंट होल्डर्स वाला केस भी अप्लाई नहीं होता है, यहाँ पे एक्स एम्प्लॉय वाला कुछ कुछ केस अप्लाई होता है। देखते हैं क्या ये अप्लाई हो रहा है। एक्स एम्प्लॉयज़ के लिए क्या है, जब वो एम्प्लॉयमेंट में थे तब शेयर्स लिए थे और अभी तक होल्ड कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट छोड़ दी। पर इन लोगों ने एम्प्लॉयमेंट में थे जब शेयर लिए, उसके बाद शेयर बेच दिए अगस्त 16 में, एम्प्लॉयमेंट छोड़ने के बाद शेयर्स भी छोड़ दिए, फिर दोबारा शेयर्स लिए दिसंबर 16 में। अब जब दोबारा शेयर्स लिए हैं दिसंबर 16 में, तो क्या इस टाइम ये हमारे एम्प्लॉयज़ हैं? नहीं है, क्योंकि जॉब तो पहले ही छोड़ चुके हैं, ठीक है। तो क्या ये एक्स एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आएंगे? नहीं आएंगे। तो इन 25 को तो हमें काउंट करके चलना पड़ेगा, इनको हम हटा नहीं सकते हैं, ठीक है। समझ गए? चलिए। नाउ द कंपनी वॉन्ट्स टू कन्वर्ट इटसेल्फ इनटू अ प्राइवेट कंपनी। आपको रीज़न दे के बताना है, क्या जगन्नाथ लिमिटेड को अपने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स कम करने पड़ेंगे? जी हाँ, कम करने पड़ेंगे, क्योंकि 200 की मैक्सिमम लिमिट है और जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड के पास 220 शेयर होल्डर है, तो उन्हें अपने शेयर होल्डर कम करने पड़ेंगे, राइट। समझ गए? क्योंकि वो 25 शेयर होल्डर को हम एक्सक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमारी एक्सक्लूजन वाली किसी भी क्राइटेरिया में फॉल नहीं कर रहे हैं, राइट। उसके बाद वुड योर आंसर बी डिफरेंट इफ अबव 25 मेंबर वर एम्प्लॉय इन जगन्नाथ ऑयल लिमिटेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2006 टू जून 2017। अगर वो 28 जून 2017 तक हमारे मेंबर रहते तो क्या आपका आंसर अलग, तो एम्प्लॉयज़ रहते तो क्या आपका आंसर अलग हो जाता? जी हाँ, फिर हमारा आंसर अलग हो जाता, क्योंकि अगर वो 2017 तक हमारे एम्प्लॉयज़ ही हैं तो इसका मतलब उन्होंने हमारे शेयर्स खरीदे जब वो हमारे एम्प्लॉय थे, उसके बाद उन्होंने हमारी एम्प्लॉयशिप छोड़ी है, तो फिर वो एक्स एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। एक्स एम्प्लॉयज़ की कैटेगरी में कब आते हो? जब आपने शेयर खरीदे तब हमारे एम्प्लॉय थे और फिर आपने जॉब छोड़ दी, ठीक है। तो आप मेंबर हो, एक्स एम्प्लॉय मेंबर हो, तो आपको काउंट नहीं किया जाएगा। तो अगर ये लोग 2017 में जॉब छोड़ते तो जब इन्होंने दोबारा शेयर खरीदे तब भी ये हमारे एम्प्लॉयज़ थे, ठीक है, और फिर इन्होंने हमारी एम्प्लॉयशिप छोड़ दी पर मेंबरशिप कंटिन्यू रखी है, तो फिर ये एक्स एम्प्लॉय की कैटेगरी में आ जाएंगे। फिर इन 25 शेयर होल्डर्स को हम काउंट नहीं करेंगे। तो हमारे पास इफेक्टिव कितने मेंबर्स हो गए हैं? 220 में से हम 25 माइनस कर देंगे इफेक्टिव मेंबर्स कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास इफेक्टिव मेंबर्स है 195, जो 200 के लिमिट से कम है। इन सेकंड केस कंपनी को अपने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को कम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत बढ़िया। चलिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। बस ये पॉइंट बच्चों को नहीं पता होता है कि एक्स एम्प्लॉयज़ में एक्स एम्प्लॉयज़ वो वाले काउंट करने हैं जो एम्प्लॉय रहते रहते जिन्होंने शेयर्स लिए थे, ठीक है। बस ये पॉइंट बच्चे भूल जाते हैं। आइए, तो फॉलोइंग द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 2 क्लॉज 68, 25 members were employee of the company but not during the present membership which started from 1st December 2016। जो अभी की मेंबरशिप है वो 1 दिसंबर से स्टार्ट हुई है, तब वो एम्प्लॉय नहीं थे।
आफ्टर द डेट ऑन विच दीज 25 members cease to be the employee in Jagannath Oil Limited. Hence, they will be considered as member for the purpose of limit of 200 members. Company is required to reduce the number of member before converting into private company. ठीक है. On the other hand, if these 25 member ceased to be employee on 28 June 2017, they were employee at the time of getting present membership. Hence, they will not be counted as member for the purpose of limit of 200 member, and total number of member for the purpose of this subsection will be 195. Therefore, Jagannath Oil Limited is not required to reduce the number of members before converting into private limited. तो फर्स्ट केस में 25 शेयर होल्डर्स को भी आप काउंट करोगे, इसीलिए कंपनी को अपने नंबर ऑफ मेंबर्स को कम करना पड़ेगा। पर दूसरे केस में आप 25 शेयर होल्डर्स को काउंट नहीं करोगे बिकॉज एक्स एम्प्लॉयज़ को हटाया जाता है, तो इसीलिए फिर कंपनी को अपने नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स को कम करने की नीड नहीं पड़ेगी। समझ में आ गया? क्लियर है? वेरी नाइस। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट इज ऑलवेज फ्रॉम पार्टनरशिप एक्ट। आइए, इसके दो पार्ट है। व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, और दूसरा पार्ट माइनर का प्रोविजन चेक कर रहा है। कैन अ माइनर बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप फर्म? जस्टिफाई योर आंसर एंड ऑल्सो एक्सप्लेन द राइट्स ऑफ माइनर इन द पार्टनरशिप फर्म। तो दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है व्हाट डू मीन बाय पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। तो एक पार्टनरशिप जो फिक्स ड्यूरेशन के लिए बनाई जाती है, जिसका डेट ऑफ क्लोजिंग फिक्स है, हम डिसाइड कर लेते हैं कितना टाइम तक हम इसको कंटिन्यू करेंगे पहले ही, इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। ठीक है, आइए देखते हैं। पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से वेयर अ प्रोविजन इज मेड बाय कॉन्ट्रैक्ट फॉर ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, जब कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनरशिप की ड्यूरेशन लिखी है, द पार्टनरशिप इज कॉल्ड पार्टनरशिप फॉर फिक्स्ड पीरियड। It is a partnership created for particular period of time and such a partnership comes to an end on the expiry of fixed period. ये फिक्स पीरियड के लिए बनाई जाती है और उस पीरियड के बाद ये एंड हो जाती है, राइट। नेक्स्ट है आपका माइनर एज अ पार्टनर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा था क्या माइनर पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर बन सकता है? तो यूजुअली तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है, बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स माइनर मे बी एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, आपको इस आंसर को जस्टिफाई करना है और माइनर के राइट्स बताने हैं पार्टनरशिप फर्म में। तो पार्टनरशिप में माइनर के राइट्स यही रहते हैं कि माइनर लॉसेस शेयर नहीं करता है, सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। और बेसिकली जब माइनर मेजर हो जाता है, सबसे बड़ा राइट उसके पास ये है कि उसको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। वो डिसाइड कर सकता है 6 मंथ्स में कि वो फर्म में कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है, और अगर वो कंटिन्यू करना चाहता है तो उसको नॉर्मल पार्टनर की तरह ट्रीट किया जाता है सिंस द बिगिनिंग, जब वो एडमिट हुआ था। और अगर वो कहता है कि नहीं मुझे कंटिन्यू नहीं करना है तो उसे इमीडिएटली रिलीज कर दिया जाता है, राइट। तो ये राइट्स आपको माइनर के बताने हैं। आइए देखते हैं। तो माइनर एज अ पार्टनर तो लिख देंगे आप, वैसे तो माइनर इज नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, hence a person who is a minor may not be in a partner in the partnership firm, but with the consent of all the partners for the time being he may be admitted to the benefit of the partnership. Rights of minor in a partnership firm. minor के क्या rights रहते हैं? minor partner has right to agreed share of profit, उसे अपना profit का हिस्सा मिलेगा, उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स कॉपी इंस्पेक्ट करने का राइट मिलेगा, अकाउंट्स लिखने का राइट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। ही कैन हैव एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी द अकाउंट्स। He can sue the partner for accounts or for payment of his share, but only when he is severing his connection from the firm and not otherwise. वो चाहे तो फर्म को स्यू कर सकता है अकाउंट के लिए अपना हिस्सा मांगने के लिए, लेकिन वो ये स्यू तभी कर सकता है जब वो फर्म छोड़ के जा रहा है। अदरवाइज फर्म में रहते रहते वो कभी भी फर्म को या पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकता है फॉर अकाउंट्स या फिर अपना शेयर का हिसाब किताब के लिए। राइट है? क्लियर है? चलिए, फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट जो माइनर के पास होता है, जो मैंने आपको बताया था, ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी ही मे विद इन 6 months इलेक्ट टू बिकम अ पार्टनर और नॉट टू बिकम अ पार्टनर। 6 महीने का उसे टाइम दिया जाता है, वो ये चूज कर सकता है कि वो पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता है। इफ ही इलेक्ट्स टू बिकम अ पार्टनर देन ही इज एंटाइटल्ड टू शेयर विच ही वॉज एंटाइटल्ड एज अ माइनर। अगर वो पार्टनर बनने के लिए राजी हो जाता है तो जितना उसे माइनर रहते शेयर मिल रहा था उतना ही अब मिलेगा। If he does not
then his share is not liable for any act of the firm after public notice is served to that effect. अगर वो कहता है कि मुझे कंटिन्यू नहीं करना है तो उसका पब्लिक नोटिस देते ही उसका फर्म से सारा रिश्ता खत्म हो जाता है, उसे कोई भी शेयर नहीं मिलेगा, ना ही उसका शेयर फर्म के लिए लाइबल होगा, राइट। बेसिकली वो फ्री हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा फर्म से, राइट। समझ गए ना, वो फर्म के कामों के लिए लाइबल होगा, ना उसके कामों के लिए फर्म लाइबल होगी। क्लियर हो गया, ये हो गए आपके माइनर के राइट्स, और यहीं पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट हम देखते हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है, सोनल वेंट टू अ ज्वेलरी शॉप एंड आस्क्ड द सेल्स गर्ल टू शो हर दी डायमंड बैंगल्स। तो सोनल जाती है ज्वेलरी शॉप पे और बोलती है कि मुझे डायमंड बैंगल्स दिखाओ जिसमें रूबी स्टोन लगा हो, राइट। द ज्वेलर टोल्ड हर दैट दे हैव अ लॉट ऑफ डिजाइंस ऑफ डायमंड बैंगल्स बट विद रेड स्टोन। तो ज्वेलर ने बोला कि भैया हमारे पास बहुत सारे डिज़ाइन है बट रूबी स्टोन नहीं है, उसमें रेड स्टोन लगा है। इफ़ शी चूजेज एनी स्पेशल डिज़ाइन ऑफ डायमंड बैंगल विद रेड स्टोन दे विल रिप्लेस रेड स्टोन विद रूबी स्टोन। तो अगर आप रेड स्टोन का बैंगल चूज़ करते हो तो हम उसमें रूबी स्टोन लगा के आपको दे देंगे, बट फॉर रूबी स्टोन दे विल चार्ज सम एक्स्ट्रा कॉस्ट, बट इसके लिए एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, ठीक है। सोनल सेलेक्टेड अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ डिजाइनर बैंगल्स एंड पेड फॉर देम। सोनल ने सेलेक्ट करा ब्यूटीफुल डिज़ाइन और उसके लिए पे कर दिया, और उसने एक्स्ट्रा कॉस्ट भी रूबी स्टोन की वो भी पे कर दी, राइट। द ज्वेलर रिक्वेस्टेड हर टू कम बैक आफ्टर अ वीक लेटर फॉर डिलीवरी। एक हफ्ते बाद आना ऐसा ज्वेलर ने बोल दिया। व्हेन शी कम आफ्टर अ वीक टू टेक डिलीवरी शी नोटिस दैट ड्यू टू रूबी स्टोन द डिज़ाइन ऑफ बैंगल हैज़ बीन कम्प्लीटली डिस्टर्ब्ड। जब उसने देखा कि अरे रूबी स्टोन लगाने से तो बैंगल का डिज़ाइन ही गड़बड़ आ गया है, ठीक है। नाउ शी वॉन्ट टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। अब वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है एंड मैनेजर को कहना चाहती है कि मेरा पैसा वापस करो, ठीक है। और लेकिन मैनेजर क्या करता है, मैनेजर रिफ्यूज़ कर देता है। अब आपको बताना है विद रीज़न, क्या सोनल अपना अमाउंट रिकवर कर सकती है ज्वेलर से? तो आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि ये अग्रीमेंट टू सेल है। अग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, कोई कंडीशन लगाते हैं हम, वो कंडीशन जब पूरी होगी तब हमें ओनरशिप मिलेगी। मतलब सेलर बायर के ऊपर कंडीशन लगाता है, वो कंडीशन जब पूरी होती है तब बायर को ओनरशिप ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ कंडीशन थी कि हम वो स्टोन चेंज करेंगे, तो अगर वो स्टोन प्रॉपरली चेंज होते तो ओनरशिप सोनल के पास जाती। क्योंकि यहाँ पे स्टोन चेंज करने की वजह से बैंगल का डिज़ाइन गड़बड़ा गया, इसलिए ओनरशिप अभी सोनल के पास नहीं गई है। सोनल हैज़ राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। दूसरी चीज़, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ ज्वेलर सेज दैट ही कैन चेंज द डिज़ाइन टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म बट ही विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द सेम। अगर मान लो ज्वेलर बोलता है कि ठीक है हम इस बैंगल को चेंज कर देंगे पर इसके लिए आपको दोबारा से अलग से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, तो ऑब्वियसली जो सोनल है वो थोड़ी ना एक्स्ट्रा पैसे देगी। तो ज्वेलर ऐसा नहीं बोल सकता है, ज्वेलर को खुद वो खर्चा बेयर करना पड़ेगा। ज्वेलर वो खर्चा सोनल से रिकवर नहीं कर सकता, राइट। ये दोनों बातें हम बता देंगे। चलिए देखो क्या लिखा है। As per section 4 subsection 3 of Sale of Goods Act 1930, where under a contract of sale the property in the goods is transferred from seller to buyer, contract is called sale. But where transfer of property in the goods is to take place at future date or subject to some conditions to be fulfilled, the contract is called agreement to sell. तो सेल और अग्रीमेंट टू सेल के बारे में हमने बता दिया। एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 4, अग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। अग्रीमेंट टू सेल सेल बन जाता है जब टाइम निकल जाए या फिर कंडीशन पूरी हो जाए, सब्जेक्ट टू विच प्रॉपर्टी इन गुड्स इज टू बी ट्रांसफर्ड। तो जिस कंडीशन के बेसिस पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होनी है वो कंडीशन पूरी हो जाए, जो जितने दिन के हमने बात बोला था कि इतने दिन के बाद ओनरशिप ट्रांसफर होगी, तो वो टाइम लैप्स हो जाए तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है। इन दिस केस इवन दो द पेमेंट वॉज मेड बाय सोनल, तो इस केस में भले ही सोनल ने पेमेंट कर दी थी, द प्रॉपर्टी इन गुड्स वॉज नॉट ट्रांसफर्ड ड्यू टू डिफेक्टिव कंडीशन, स्टिल प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी क्योंकि बैंगल खराब हो गए थे। हेंस सोनल हैज राइट टू अवॉइड द अग्रीमेंट टू सेल एंड कैन रिकवर द प्राइस, राइट। और दूसरा केस था, अगर ज्वेलर कहता है कि मैं बैंगल को वापस से ठीक कर दूंगा, एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे, आपको पे करने पड़ेंगे, तो ज्वेलर इज रॉन्ग। ज्वेलर ऐसे पैसे वसूल नहीं कर सकता है फ्रॉम सोनल। आइए देखते हैं क्या लिखा है। If jeweler offers to bring the bangle to original position by repairing, he cannot charge extra cost from Sonal. Even though he has to bear some expenses for repair, he cannot charge it from Sonal. समझ गए? उसकी गलती है, ज्वेलर की गलती है, सोनल की इसमें कोई गलती नहीं थी। क्लियर है? चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। एन एम्प्लॉय मिस्टर करण साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट विद हिज एम्प्लॉयर कंपनी ABC लिमिटेड। तो एम्प्लॉय है करण, एम्प्लॉय कौन होता है, जो काम करता है किसी के अंडर, राइट। तो कंपनी में काम करता था एम्प्लॉयर करण, एम्प्लॉय, दैट ही विल नॉट सॉलिसिट द कस्टमर। तो करण ने कंपनी के साथ एक अग्रीमेंट साइन किया था कि वो कस्टमर्स को सॉलिसिट नहीं करेगा, अट्रैक्ट नहीं करेगा आफ्टर लिविंग द एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द कंपनी। कंपनी छोड़ने के बाद वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट नहीं करेगा। बट आफ्टर मिस्टर करण लेफ्ट ABC लिमिटेड, पर ABC लिमिटेड को छोड़ने के बाद मिस्टर करण ने अपना खुद की कंपनी स्टार्ट करी PQR लिमिटेड एंड स्टार्टेड सॉलिसिटिंग द कस्टमर्स ऑफ ABC लिमिटेड। और उसने उस कंपनी की आड़ में ABC लिमिटेड की कस्टमर्स को सॉलिसिट करना स्टार्ट कर दिया फॉर हिज ओन बिजनेस पर्पसेस। ABC लिमिटेड फाइल्ड द केस अगेंस्ट मिस्टर करण फॉर ब्रीच ऑफ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ऑब्वियसली ABC लिमिटेड ने केस फाइल कर दिया करण पे फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड फॉर सॉलिसिटिंग देयर कस्टमर्स। मिस्टर करण ने क्या कहा कि भैया हमारे बीच में कॉर्पोरेट व्हील है, मैं अलग एंड मेरी कंपनी अलग, मेरी कंपनी PQR है, मैं करण हूँ, हम लोग दो अलग अलग लोग हैं, मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करा था, PQR ने थोड़ी ना करा था, तो PQR के थ्रू तो हम सॉलिसिट कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। मिस्टर करण कंटेंडेड दैट देयर इज अ कॉर्पोरेट व्हील बिटवीन हिम एंड हिज कंपनी, हेंस ही शुड नॉट बी पर्सनली हेल्ड लायबल फॉर दिस। अब इसके बेसिस पे आप बताओ, द कंपनी ABC लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस एज टू द मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। वो आपके पास आए हैं कि भाई साहब ये कॉर्पोरेट व्हील होता क्या है, बताइए तो। एंड व्हेन द व्हील कैन बी लिफ्टेड टू मेक ओनर्स लायबल फॉर एक्ट डन बाय द कंपनी। और वो जानना चाहते हैं उन केसेस के बारे में जहाँ पे ये कॉर्पोरेट व्हील लिफ्ट करके हम कंपनी के ओनर्स को लायबल ठहरा सकते हैं। तो क्या ऐसी कोई केसेस है, ये आपको बताना है। तो फिलहाल यहाँ पे क्या कॉर्पोरेट व्हील लगेगा, जी नहीं मैम, यहाँ लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होगा। अगर आप कोई इलीगल काम करते हो, अपने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के इंटेंशन से आपने कंपनी बनाई है, तो इन दैट केस आपको और आपकी कंपनी को एक ही माना जाएगा। यहाँ पे मिस्टर करण ने अपने कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने के लिए PQR लिमिटेड बनाई है, हेंस करण और PQR लिमिटेड को एक ही माना जाएगा। करण अगर सॉलिसिट नहीं कर सकता है तो PQR लिमिटेड भी सॉलिसिट नहीं कर सकती है। PQR लिमिटेड के कस्टमर सॉलिसिटेशन को करण का कस्टमर सॉलिसिटेशन हम माना जाएगा, जो कि अग्रीमेंट के खिलाफ है, राइट। समझ गए, चलिए। तो बेसिकली यहाँ पे आपको कॉर्पोरेट व्हील का मतलब बताना है और केसेस के बारे में बताना है जहाँ पे कॉर्पोरेट व्हील हम लिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। आओ आंसर 2, कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू लीगल कॉन्सेप्ट। कॉर्पोरेट व्हील मीन्स एक पर्दा बिटवीन द कंपनी एंड द ओनर्स। कंपनी अलग, कंपनी के ओनर्स अलग। ये पर्दा कंपनी और ओनर्स को अलग करता है इन द सेंस कंपनी के कामों के लिए ओनर्स लायबल नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, तो कॉर्पोरेट व्हील रेफर्स टू लीगल कॉन्सेप्ट वेयर बाय द कंपनी इज आइडेंटिफाइड सेपरेटली फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। The term corporate will refers to concept that members of the company are shielded from liability connected to the company's action. कंपनी के मेंबर को प्रोटेक्ट किया जाता है कंपनी के एक्शन से। If the company incurs any debt or contravenes any law, corporate will concept implies that member should not be liable for those errors. अगर कंपनी कोई उधार लेती है, कोई लॉ तोड़ती है, तो मेंबर उनके लिए लायबल नहीं होता है, ऐसा कॉर्पोरेट विल कहता है। Thus the shareholders are protected from the act of the company. तो शेयर होल्डर्स को हम कंपनी के कामों से प्रोटेक्ट करते हैं। However, पर कुछ केसेस में इस कॉर्पोरेट विल को हम लिफ्ट या पियर्स कर सकते हैं। However, under certain circumstances, exceptional cases, the court lift और पियर्स, या तो उठा सकता है पर्दे को या फिर पर्दे को फाड़ के आर पार देख सकता है the corporate will by ignoring the separate entity of the company. लिफ्ट की जा सकती है कॉर्पोरेट व्हील, पियर्स की जा सकती है जहाँ पे हम कंपनी के सेपरेट आइडेंटिटी को इग्नोर करेंगे एंड होल्डिंग द प्रमोटर एंड अदर पर्सन्स प्रमोटर और अदर पर्सन्स जिनके कंट्रोल में कंपनी है, जो कंपनी को मैनेज कर रहे हैं, उन्हें हम पर्सनली लायबल करेंगे फॉर एक्ट एंड डेट ऑफ द कंपनी। तो ऐसा पॉसिबल है इन सम एक्सेप्शनल सिचुएशन, राइट। और वो एक्सेप्शनल सिचुएशन का आप नाम बता दोगे, कौन कौन से सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। जब आप कंपनी के नेचर जानना चाहते हो कि कंपनी हमारी दोस्त है कि दुश्मन, कौन से कंट्री से बिलोंग करती है कंपनी, अगर ये जानना है तो कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड है या कहाँ पे रजिस्टर्ड है वो नहीं देखोगे, कंपनी के रियल ओनर्स कौन है वो देखोगे।
ठीक है। तो डिटरमाइन द कैरेक्टर ऑफ द कंपनी टू प्रोटेक्ट टैक्स या रेवेन्यू, अगर कंपनी टैक्स की चोरी कर रही है तो कंपनी को चलाने वाला कौन है वो देखोगे। टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, अगर लीगल ऑब्लिगेशन अवॉइड करने के लिए कंपनी बनाई है तो कंपनी को चलाने वाला कौन है वो देखोगे। फॉर्मेशन ऑफ सब्सिडरीज टू एक्ट एज एजेंट, अगर आपने सब्सिडरी कंपनी बनाई है अपने एजेंट के तौर पे काम करने के लिए, जो काम आप खुद नहीं कर सकते हो तो सब्सिडरी बना के कर रहे हो, तो ऐसे में सब्सिडरी और आपको एक ही माना जाएगा, मतलब वो सब्सिडरी कंपनी हो गई, आप शेयर होल्डर हो गए, आपको एक ही माना जाएगा। नेक्स्ट है कंपनी फॉर्म फॉर फ्रॉड और इम्प्रॉपर कंडक्ट, या लॉ को तोड़ना चाहते हो, इन दैट केस ऑल्सो आपको और कंपनी को एक ही माना जाएगा, राइट। हमारे केस में बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एंड केस लॉ ऑफ गिलफर्ड मोटर कंपनी लिमिटेड वर्सेस हॉर्ने, इस केस पे बेस्ड है। कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड क्रिएट करी गई थी टू अवॉइड लीगल ऑब्लिगेशन, जो कि कॉन्ट्रैक्ट से अराइज हो रहा था। हेंस मिस्टर करण एंड द कंपनी पीक्यूआर लिमिटेड क्रिएटेड बाय हिम, इन दोनों को हम एक ही मानेंगे। एंड दस द वेल बिटवीन द कंपनी एंड दैट पर्सन वो लिफ्ट कर दी जाएगी। करण शैल बी पर्सनली हेल्ड लायबल फॉर द एक्ट ऑफ द कंपनी। समझ गए। तो यहाँ पे लीगल ऑब्लिगेशन को, आप पे लीगल जिम्मेदारी थी, उसको अवॉइड करने के लिए आपने कंपनी बनाई थी, तो आपको और कंपनी को एक ही माना जाएगा। क्लियर है, समझ गए। बहुत इजी क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसा टिपिकल यहाँ नहीं था। नेक्स्ट आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। अ LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इज टाइप ऑफ पार्टनरशिप which provide the benefit of limited liability but allows its member the flexibility of organizing their internal structure as partnership बेस्ड ऑन म्यूचुअली अराइव्ड अग्रीमेंट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। अब बेसिकली ये लाइन तो लिखी है पर क्वेश्चन में कुछ और पूछा है। क्वेश्चन में पूछा है इन लाइन विद अबव स्टेटमेंट क्लियरली इलेबोरेट द डिफरेंस बिटवीन LLP एंड LLC। ठीक है, लाइन कुछ और है, लाइन में तो आपको जस्ट LLP के बारे में बताया है, बोल रहे हैं कि इसके बेसिस पे आप लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और कंपनी में डिफरेंस बताओ। ठीक है, आ जाओ जी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप पे लिमिटेड लायबिलिटी होती है, कंपनी में भी लिमिटेड लायबिलिटी होती है। LLP का LLP एक्ट 2008 है, कंपनी का कंपनीज एक्ट 2013 है। LLP में आपके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होते हैं, कंपनी में आपके डायरेक्टर्स होते हैं, राइट। और LLP में आपको मिनिमम 2 मैक्सिमम अभी कोई लिमिट नहीं बताई है। कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के अलग अलग लिमिट्स है, वो आप बता दोगे, ठीक है। और इसमें जो लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी में उन्हें मेंबर बोलते हैं, और LLP में जो लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं उन्हें पार्टनर्स बोलते हैं, राइट। LLP में अपना खुद से हम स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं LLP एग्रीमेंट के थ्रू। कंपनीज एक्ट में, मतलब लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी में कंपनीज एक्ट में जैसा स्ट्रक्चर लिखा है, कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए मिनिमम, कितने इंडिपेंडेंट होने चाहिए डायरेक्टर वगैरह वगैरह, उस हिसाब से हमें अपना इंटरनल स्ट्रक्चर बनाना होता है अपने MOA AOA में लिख के, ठीक है। कंपनी के LLP के नाम के आगे आप LLP या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाते हो। कंपनी के नाम के आगे पब्लिक कंपनी है तो लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड, सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको ट्रस्ट और चैरिटेबल कंपनी से रिलेटेड आप लगा सकते हो, जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट हो गया, फॉरम हो गया, इस तरीके के वर्ड्स आप यूज़ करते हो, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये बता चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आपका LLP का बिजनेस मैनेज होता है पार्टनर्स और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के द्वारा, और कंपनी का अफेयर्स मैनेज होता है बाय डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। कंपनी में ओनर्स अलग होते हैं जो शेयर होल्डर होते हैं, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी को चला रहे होते हैं। मिनिमम और मैक्सिमम मैंने आपको बता ही दिया है, तो एक बार एक एक करके हम सारे पॉइंट को पढ़ लेते हैं। डिफरेंस बिटवीन LLP एंड LLC। LLC इज नथिंग बट कंपनी, ठीक है। LLC इज नथिंग बट कंपनी का आपको बताना है। फॉरेन में इसी को लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी बोलते हैं, हमारे यहाँ पे कंपनी बोलते हैं, सेम। आ जाओ। तो रेगुलेटिंग एक्ट LLP को चलाता है LLP एक्ट 2008, और LLC को, कंपनी को चलाता है कंपनीज एक्ट 2013। मेंबर्स या पार्टनर, जो लोग पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं LLP में उन्हें पार्टनर्स बोलते हैं, और जो लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं उन्हें कंपनी का मेंबर या शेयर होल्डर बोला जाता है। नेक्स्ट आपका इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। द इंटरनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर ऑफ LLP कैसे चलता है, अग्रीमेंट के थ्रू चलता है, एंड कंपनी का इंटरनल गवर्नेंस कंपनीज एक्ट 2013 MOA AOA को साथ में मिला के चलता है। नेम LLP को अपने नाम के आगे LLP या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप लगाना होता है, और कंपनी को अगर पब्लिक कंपनी है तो नाम के आगे लिमिटेड लगाना है, और प्राइवेट कंपनी है तो अपने नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद दिखा आपका नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ मेंबर्स या पार्टनर। LLP में मिनिमम 2, मैक्सिमम अभी कोई लिमिट लिखी नहीं है, ठीक है। और LLP के पार्टनर्स इंडिविजुअल हो सकते हैं, कोई बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है।
प्राइवेट कंपनी में आ जाओ तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में आ जाओ मिनिमम 7 मैक्सिमम नो लिमिट, और इसके मेंबर कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट, इंडिविजुअल, कुछ भी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं लायबिलिटी ऑफ मेंबर। एलएलपी में लायबिलिटी लिमिटेड रहती है टू द एक्सटेंट ऑफ अग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन और एलएलसी में अगर लिमिटेड बाय शेयर कंपनी है तो वहाँ पे मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट अनपेड बाय देम। 10 का शेयर है, 8 रुपये दिए हैं तो 2 रुपये की आपकी लायबिलिटी पेंडिंग रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। एलएलपी का बिजनेस मैनेज करते हैं पार्टनर्स इंक्लूडिंग डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जो स्पेशल कामों के लिए बनाए जाते हैं, और कंपनी के अफेयर्स को मैनेज करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जिन्हें शेयर होल्डर्स चूज करते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। एलएलपी में मिनिमम डायरेक्टर्स तो होते नहीं है, डीपी होते हैं, तो एलएलपी में मिनिमम 2 डीपी चाहिए होते हैं, और प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर्स और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए होते हैं। और ये है हमारा डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट भी डन होता है बेटा, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है दिक्कत, डायरेक्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड एलएलसी, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप्स अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। बताओ क्या ये पार्टनरशिप्स है अंडर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। एक्स एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो वाई को अपॉइंट करता है अपने सर्वेंट के तौर पे अपना बिजनेस मैनेज करने के लिए, जो लोडिंग एंड अनलोडिंग था रेलवे वैगन्स का, ठीक है, रेलवे वैगन्स का सामान निकालना डालना वापस उसमें, ऐसा लोडिंग अनलोडिंग ऑफ गुड्स था। और वाई को मिलना था 50% ऑफ प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और एंड ऑल्सो टू बियर द लॉसेस। तो बताओ क्या ये पार्टनरशिप है। एक्स ने अपने सर्वेंट को अपॉइंट किया है अपने बिजनेस को मैनेज करने के लिए, और 50% प्रॉफिट वो उसको दे रहा है और लॉसेस भी उसे बियर करने होंगे। बताइए क्या ये पार्टनरशिप है, फटाफट से बताएंगे। देखो 2 पार्टनर हैं, हाँ ठीक है, एक्स भी है और अपने वाई को भी अपॉइंट किया है। क्या शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, हाँ शेयरिंग ऑफ लॉसेस भी हो रहा है मैम। क्या यह म्यूचुअल एजेंसी है। क्या जो एक्स एक कॉन्ट्रैक्टर जो भी काम करेगा क्या उसके लिए वाई लायबल होगा, नहीं, उसने वाई को अपने काम करने के लिए रखा है, दैट्स इट। दे आर नॉट पार्टनर्स, देयर इज नो पार्टनरशिप बिकॉज देयर इज नो म्यूचुअल एजेंसी। समझ में आया क्या। चलिए नेक्स्ट है आपका 2 फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर कंबाइंड बाय एन एग्रीमेंट इनटू फर्म। 2 फर्म्स है, दोनों मिलकर एक फर्म बन जाते हैं एग्रीमेंट करके। जी हाँ, ये पार्टनरशिप हो जाएगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है आपका ए एंड बी को ओनर्स है वो, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हम बिजनेस करेंगे इन कॉमन फॉर प्रॉफिट। तो ठीक है ना, भले ही वो को ओनर्स है पर वो बिजनेस भी कर रहे हैं, प्रॉफिट भी शेयरिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे पार्टनरशिप हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है आपका डी पॉइंट, सम इंडिविजुअल्स फॉर्म एन एसोसिएशन टू विच ईच इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूट 500 एनुअली और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एसोसिएशन इज टू प्रोड्यूस क्लोथ्स एंड डिस्ट्रीब्यूट द क्लोथ्स फ्री ऑफ कॉस्ट टू वॉर विडोज। तो लोगों ने सोचा हम मिलकर एक एसोसिएशन बनाते हैं, सब लोग 500-500 रुपये इकट्ठा करेंगे साल के, काम क्या करेंगे, कपड़े बनाएंगे और गरीब और जो विडोज़ है, वॉर विडोज़ है, उनको डोनेट करेंगे। क्या ये पार्टनरशिप फॉर्म हो सकती है। जी नहीं, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि पार्टनरशिप में जो काम होता है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए होना चाहिए। डोनेशन के लिए, चैरिटी के लिए काम कर रहे हो तो पार्टनरशिप फॉर्म नहीं बोली जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ए एंड बी को ओनर्स है, वो अपने बीच में जो प्रॉपर्टी से रेंट मिलता है उसको बांटते हैं। तो क्या ये लोग पार्टनर हैं। जी नहीं, ये लोग पार्टनर नहीं है, ये को ओनर है, ठीक। नेक्स्ट है आपका ए एंड बी बाय कमोडिटी एक्स एंड अग्री टू सेल द कमोडिटी शेयरिंग द प्रॉफिट इक्वली। ए और बी क्या करते हैं, एक्स कमोडिटी खरीदते हैं और अग्री करते हैं इसको हम बेचेंगे, जो भी प्रॉफिट आएगा इक्वली बांट लेंगे। तो हाँ, यहाँ पे सब कुछ प्रेजेंट है, प्रॉफिट भी है, बिजनेस भी है, सब कुछ है, तो यस दिस इज अ पार्टनरशिप, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं जी पॉइंट, 10 मेजर पर्सन्स एसोसिएशन फॉर्म करते हैं जहाँ पे हर कोई 10-10 हज़ार रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। पर्पस रहेगा कि मेडिसिन बनाए और पुअर पेशेंट को बेचे। अगेन चैरिटेबल पर्पस है और पार्टनरशिप चैरिटेबल कामों के लिए नहीं बनाई जा सकती। समझ गए, क्लियर है, वेरी नाइस। आइए देखते हैं इसके आंसर्स। तो फर्स्ट आपका कॉन्ट्रैक्टर वाला पॉइंट था जहाँ पे वो सर्वेंट को अपॉइंट करता है, पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे क्योंकि कोई म्यूचुअल एजेंसी नहीं है। सेकेंड वाला 2 फर्म मिलके एक फर्म बन रही है, यस पार्टनरशिप फर्म है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड, अगर
ए और बी को ओनर मिलके बिजनेस करने की सोचते हैं प्रॉफिट के लिए, तो पार्टनरशिप कहलाई जाएगी, क्योंकि को ओनर होना अलग बात है, दोनों मिलके बिजनेस कर रहे हैं वो पार्टनरशिप है, अलग बात है। डी नेक्स्ट केस था आपका जहाँ पे वॉर विडोज के लिए आप कपड़े बना के बेचना, उनको डोनेट करना चाहते हो, तो ये भी पार्टनरशिप नहीं बोली जाएगी, बिकॉज चैरिटेबल काम आप पार्टनरशिप में नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है आपका को ओनर है जो रेंट ले रहे हैं लैंड से, तो उन्हें हम पार्टनर नहीं बोलेंगे, बस को ओनर बोलेंगे, और कोई बिजनेस भी वो लोग नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपका दो लोग मिलके अग्री करते हैं कि गुड्स खरीदेंगे, बेचेंगे और प्रॉफिट कमाएंगे, तो ये पार्टनरशिप है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट अगेन है आपका चैरिटेबल से रिलेटेड कि मेडिसिन बनाएंगे और मेडिसिन खरीदेंगे और पुअर पेशेंट को देंगे, तो ये काम भी आपका पार्टनरशिप में नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पे आपका प्रॉफिट मोटिव नहीं है। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड पार्ट पे। BC प्राइवेट लिमिटेड एंड इट्स सब्सिडरीज KL प्राइवेट लिमिटेड आर होल्डिंग 90,000 एंड 70,000 शेयर्स रिस्पेक्टिवली इन PQ प्राइवेट लिमिटेड। आइए हम इसको लिखते हैं। एक है आपका BC प्राइवेट लिमिटेड और एक है आपका KL प्राइवेट लिमिटेड, दोनों मिलके शेयर्स होल्ड करते हैं इन PQ प्राइवेट लिमिटेड। दोनों ने PQ प्राइवेट लिमिटेड के शेयर खरीदे हुए हैं और PQ प्राइवेट लिमिटेड की टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है 3 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच, तो इसके टोटल शेयर है 3 लाख। ठीक है, एनालाइज करना है विद रेफरेंस टू कंपनीज एक्ट, क्या PQ प्राइवेट लिमिटेड BC प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है क्या? अच्छा, ध्यान से सुनेंगे। एक BC प्राइवेट लिमिटेड है, उसकी सब्सिडरी है KL प्राइवेट लिमिटेड, तो BC प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है KL प्राइवेट लिमिटेड। BC प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर्स होल्ड करे हैं 90,000 और KL प्राइवेट लिमिटेड ने शेयर होल्ड करे हैं 70,000। टोटल मिलके दोनों कितने शेयर होल्ड कर रही हैं? 90 + 70, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 1,60,000 शेयर्स। आउट ऑफ 3 लाख 1,60,000 शेयर्स ये दोनों मिलके होल्ड कर रहे हैं, तो ये दोनों तो PQ प्राइवेट लिमिटेड BC प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी बन जाएगी। मैम सब्सिडरी बनने के लिए तो BC प्राइवेट लिमिटेड को शेयर होल्ड करने चाहिए था ना, ध्यान से सुनो आप। शेयर्स अगर अकेली BC प्राइवेट लिमिटेड होल्ड कर रही है या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलके होल्ड कर रही है, ठीक है, BC प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है KL प्राइवेट लिमिटेड, अब BC प्राइवेट लिमिटेड भी शेयर होल्ड कर रही है, KL प्राइवेट लिमिटेड भी शेयर होल्ड कर रही है, दोनों को मिला के 1,60,000 बन रहा है, तो या तो अलोन या टुगेदर विद सब्सिडरी अगर आप शेयर होल्ड करते हो तो आप होल्डिंग बन जाओगे। ठीक है, तो BC प्राइवेट लिमिटेड अकेले शेयर होल्ड करता PQ में या अपनी सब्सिडरी के साथ मिलकर शेयर होल्ड कर रहा है आधे से ज़्यादा, मोर देन हाफ, तो यहाँ पे BC प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग बन जाएगी ऑफ PQ प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आपका ये कॉन्सेप्ट चेक हुआ है कि अकेले या फिर सब्सिडरी के साथ मिलके भी शेयर होल्ड करते हो तो भी आप होल्डिंग बन सकते हो। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और है, व्हाट वुड बी योर आंसर इफ KL प्राइवेट लिमिटेड होल्ड्स 1,60,000 शेयर्स इन PQ प्राइवेट लिमिटेड और कोई भी शेयर BC प्राइवेट लिमिटेड होल्ड नहीं कर रही होती? अच्छा, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन को इन्होंने चेंज कर दिया। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक BC प्राइवेट लिमिटेड है, एक KL प्राइवेट लिमिटेड है, एक PQ प्राइवेट लिमिटेड है। BC प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है KL प्राइवेट लिमिटेड और KL प्राइवेट लिमिटेड PQ प्राइवेट लिमिटेड के 1,60,000 शेयर्स होल्ड कर लेती आउट ऑफ 3 लाख, तो KL प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग बन जाती, PQ प्राइवेट लिमिटेड सब्सिडरी बन जाती। सब्सिडरी की सब्सिडरी भी हमारी सब्सिडरी होती है। ठीक है, तो BC की सब्सिडरी KL की सब्सिडरी PQ, तो BC कंपनी की सब्सिडरी बन जाएगी PQ। अगेन हमारा आंसर सेम रहता। ठीक है, दोनों ही केसेस में PQ प्राइवेट लिमिटेड विल बिकम द सब्सिडरी ऑफ BC प्राइवेट लिमिटेड। समझ गए क्या आप? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड क्वेश्चन। आइए चलते हैं, इसका आंसर हम देखते हैं। आंसर टू क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 2, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी सब्सिडरी होती है दूसरी कंपनी की अगर वो दूसरी कंपनी या तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करे या फिर एक्सरसाइज या कंट्रोल कर रही हो मोर देन हाफ वोटिंग पावर, या अकेले या फिर अपनी सब्सिडरीज के साथ मिलके। ठीक है, हमारे पहले केस में
बीसी प्राइवेट लिमिटेड अपनी सब्सिडरी केएल प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर 1,60,000 शेयर होल्ड कर रही थी इन पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड, जो आधे से ज़्यादा है। तो यहाँ पे पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड बीसी प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी बन गई, ठीक है। सेकेंड केस में केएल प्राइवेट लिमिटेड अकेले 1,60,000 शेयर होल्ड कर रही है, जो कि मोर देन हाफ ऑफ इक्विटी कैपिटल है ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। तो केएल बिकम द होल्डिंग कंपनी ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। अब बीसी प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग है केएल की, है ना, और चेन सब्सिडरी रिलेशन के हिसाब से बीसी होल्डिंग है केएल की, केएल होल्डिंग है पीक्यू की, तो बीसी पीक्यू की भी होल्डिंग बन जाएगी, सिंपल, ठीक है। तो बाय वर्च्यू ऑफ चेन रिलेशनशिप बीसी प्राइवेट लिमिटेड बिकम्स द अल्टीमेट होल्डिंग कंपनी ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। इन बोथ द केसेस बीसी प्राइवेट लिमिटेड विल बी ट्रीटेड एज होल्डिंग कंपनी ऑफ पीक्यू प्राइवेट लिमिटेड। समझ गए? बढ़िया क्वेश्चन है, वेरी नाइस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। एज पर जनरल रूल स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जनरल रूल कहता है कि स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट केस फाइल नहीं कर सकता है, स्यू नहीं कर सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कहते हैं इसको? प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। आपको एक्सप्लेन करना है इसको, और इसके आपको एक्सेप्शंस बताने हैं। इसको एक्सप्लेन करो कि भैया देखो स्ट्रेंजर स्यू नहीं कर सकता है, ओनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू, हाउएवर इन सम सर्कमस्टांसेस स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन ऑल्सो स्यू। वो एक्सेप्शंस में आ जाएगा, वो आप बता दोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर बेनिफिशियरी है ट्रस्ट का तो वो स्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर फैमिली सेटलमेंट का केस है, मैरिज सेटलमेंट का केस है, तो थर्ड पार्टी भी स्यू कर सकती है। फीमेल के लिए आपने अरेंजमेंट किया है, उसकी मैरिज के लिए प्रॉमिस किया था, भले ही वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, स्टिल वो स्यू कर सकती है, राइट। तो इस तरीके के सारे आप एक्सेप्शंस आप बता दोगे। आइए देखते हैं। अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 कंसिडरेशन फॉर एन अग्रीमेंट में प्रोसीड फ्रॉम थर्ड पार्टी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि थर्ड पार्टी से कंसिडरेशन तो आ सकता है, पर थर्ड पार्टी स्यू नहीं कर सकता है, ठीक है। बट द थर्ड पार्टी कैन नॉट स्यू ऑन कॉन्ट्रैक्ट, ओनली अ पर्सन हु इज अ पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कैन स्यू ऑन इट। इसको हम क्या कहते हैं? डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पर इसके कुछ एक्सेप्शन होते हैं, जैसे ट्रस्ट के केस में मैंने एक ट्रस्ट बनाई, उसका बेनिफिशियरी है, कॉन्ट्रैक्ट मेरे और ट्रस्ट के बीच में है, बेनिफिशियरी को बेनिफिट मिलना है, अगर नहीं मिलता है तब वो स्यू कर सकता है, भले ही वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। A beneficiary under a trust can enforce his right even if he is not a party to contract. नेक्स्ट फैमिली सेटलमेंट का केस है। अगर फैमिली सेटलमेंट का केस है तो जो फैमिली मेंबर पहले मौजूद नहीं था कॉन्ट्रैक्ट के टाइम पे, वो भी स्यू कर सकता है। अ फैमिली मेंबर नॉट ओरिजिनली पार्टी टू द सेटलमेंट कैन एनफोर्स द अग्रीमेंट, अगर राइटिंग में सब कुछ है तो। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज के अंडर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, अ पर्सन कैन फाइल अ सूट फॉर बेनिफिट कन्फर्ड इन अ मैरिज अग्रीमेंट। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल ए और बी हस्बैंड वाइफ है, ठीक है। जो वाइफ है वो अपने पापा के पास चली जाती है, कहती है कि हस्बैंड मुझे परेशान करता है। हस्बैंड फादर से बोलता है कि अब से मैं इसको परेशान नहीं करूँगा, परेशान करा तो मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा और अपनी प्रॉपर्टी भी दे दूंगा, राइट। तो ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ है? हस्बैंड और फादर के बीच में। कल को अगर हस्बैंड परेशान करता है और वाइफ को फिर भी वो प्रॉपर्टी और डिवोर्स नहीं देता है, तो वाइफ कैन स्यू। वाइफ इवन तो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी, स्टिल वो एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेनिफिशियरी थी, इसलिए वो स्यू कर सकती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब अपने कॉन्ट्रैक्ट के राइट किसी और को दे देना। फॉर एग्जाम्पल आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको 50,000 रुपीज़ दूंगी, आप मुझे गुड्स दोगे। आपने मुझे गुड्स दे दिए और आपने बोला मैडम ये 50,000 रुपये मुझे मत देना, मेरे दोस्त को दे देना, ठीक है। आपने अपना पैसे लेने का राइट किसी और को असाइन कर दिया, तो अब वो पर्सन भले ही पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर फिर भी वो स्यू कर सकता है अपने पैसे मांगने के लिए, राइट। बस यही लिखा है। एंड असाइनी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट इवन इफ द बेनिफिट असाइंड प्रोवाइडेड, उसका कोई पर्सनल स्किल नहीं होना चाहिए। बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ आप वही कॉन्ट्रैक्ट किसी को असाइन कर सकते हो जिसमें पर्सनल स्किल नहीं लगा है, ठीक है। मुझे आपको पढ़ाना है, मेरी पर्सनल स्किल लगती है, ये कॉन्ट्रैक्ट में किसी और को असाइन नहीं कर सकती हूँ, ठीक है। तो बस यही कहना चाहते हैं, पर्सनल स्किल का और कोई यहाँ पे रोल नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं अगर आप कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसी को असाइन करते हो तो वो पर्सन भी स्यू कर सकता है, इवन दो वो ओरिजिनली पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। तो ये पॉइंट हो गए हमारे स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस के बारे में, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्नॉलेजमेंट और एस्ट्रॉपल। अगर प्रॉमिसर एक्नॉलेज कर देता है थर्ड पार्टी को
एज हैविंग एन इंटरेस्ट और राइट, देन थर्ड पार्टी स्यू कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखो, ए ने बी को बोला कि तुम मुझे जो पैसे दोगे ना वो मुझे मत देना, सी को दे देना, ठीक है। बी ने बोला ठीक है, ओके सी, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, राइट। तो अगर एक पार्टी स्ट्रेंजर के सामने अपने प्रॉमिस को कबूल कर ले कि ठीक है मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, अब ये स्ट्रेंजर है, इसको अगर अपने पैसे नहीं भी मिलेंगे तो भी ये बी को स्यू कर पाएगा। समझ रहे हो क्या लिखा है? इफ प्रॉमिसर एक्नॉलेजेस द थर्ड पार्टी एज हैविंग एन इंटरेस्ट ऑन राइट, प्रॉमिसर थर्ड पार्टी को एक्नॉलेज कर रहा है कि ठीक है भाई मुझे तुम्हें पैसे देने हैं, आई एक्सेप्टेड, तुम मुझसे पैसे ले लेना। तो अगर मान लो कोई प्रॉमिसर, कोई पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थर्ड पार्टी को फिर अपना वादा पूरा नहीं करता है तो थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है, इवन दो ओरिजिनली वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं थी। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाता है कोवेनेंट रनिंग विद लैंड। जब आप लैंड खरीदते हो, ठीक है, तो उसमें कुछ कोवेनेंट कंडीशंस लगी होती है। कंडीशंस हुई है एक्स और वाई के बीच में, कंडीशन हुई है एक्स और वाई के बीच में। एक्स ने वाई को लैंड बेची, उसमें कुछ कंडीशन लगाई, ठीक है। वाई की डेथ हो गई, वाई का बेटा अब उस लैंड को यूज कर रहा है। कंडीशन लगी थी कि आप इस लैंड पे फैक्ट्री नहीं डालोगे, वाई के बेटे ने इस लैंड पे फैक्ट्री डाल दी। क्या वाई का बेटा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट था? नहीं। तो लेकिन फिर भी एक्स जो है वो वाई के बेटे को स्यू कर सकता है, बोल सकता है कि जब मना किया था इस लैंड पे फैक्ट्री नहीं डलेगी तो तुमने फैक्ट्री क्यों लगाई। समझ गए? तो अगर लैंड से रिलेटेड कोई कंडीशन है, कोई कोवेनेंट है, तो वो सभी ओनर्स पे अप्लाई होती है, भले ही वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट थे या नहीं थे, सबको माननी पड़ती है। जो ओरिजिनल पर्सन है वो स्यू कर सकता है किसी को भी, ठीक है। चलिए, अ पर्सन परचेजिंग लैंड विद नॉलेज ऑफ ड्यूटीज अटैच्ड कैन बी बाउंड बाय एंड एनफोर्स सच कोवेनेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से देखोगे आप, एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? प्रिंसिपल होता है, एजेंट होता है, थर्ड पार्टी होता है। एजेंट थर्ड पार्टी के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करती है प्रिंसिपल के नाम पे, राइट। प्रिंसिपल इज आउटसाइडर। तो एजेंट और इसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, कल को ये पर्सन अगर अपना काम ना करे तो प्रिंसिपल में स्यू। क्यों? एजेंट ने कॉन्ट्रैक्ट तो प्रिंसिपल के नाम पे किया था ना, तो सारे राइट होते हैं प्रिंसिपल के कि वो इसको स्यू कर सकता है काम करने के लिए। तो ये भी तो वही केस हो गया, पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट तो ये दोनों है, पर स्ट्रेंजर कैन स्यू, राइट। समझ गए? तो अ प्रिंसिपल कैन एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट made by agent acting within authority even if it is not the direct party to the agreement। तो प्रिंसिपल भले ही पार्टी टू अग्रीमेंट नहीं है, अग्रीमेंट एजेंट और बाहर वाले के बीच में हुआ है, स्टिल प्रिंसिपल कैन स्यू। समझ गए? तो इन केस ऑफ एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑल्सो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट एप्लीकेबल, राइट। तो डायरेक्ट क्वेश्चन था डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उसके एक्सेप्शंस के बारे में। आई होप इट इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो। ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट का ए पार्ट, फर्स्ट भी उसके दो पार्ट में डिवाइडेड है, ए एंड बी, ठीक है। तो ए पार्ट कह रहा है मिस्टर आर एक्सटेंडेड अ लोन टू मिस्टर डी विद एक्स वाई जेड एंड श्योरिटी। तो आर ने डी को लोन दिया है, श्योरिटी है एक्स वाई जेड। ईच श्योरिटी एग्जीक्यूटेड अ बॉन्ड विद वेरिंग पेनल्टीज, अमाउंट एक्स विद अ पेनल्टी ऑफ ₹10,000, वाई 20 एंड जेड 40,000। तो जो बॉन्ड है, बेसिकली सिंपल भाषा में बोला जाए तो तीनों श्योरिटीज़ ने अलग अलग अमाउंट की गारंटी दी है। एक्स ने 10,000 की, वाई ने 20,000 की एंड जेड ने 40,000 की। अगर मिस्टर डी फेल हो जाएगा रीपे करने में तो बेसिकली एक्स देगा 10,000 तक का गारंटी ले रहा है, मतलब 10,000 तक का अमाउंट में पे करूंगा, वाई 20,000 तक का एंड जेड 40,000 तक का, राइट। एग्जामिन द लायबिलिटी ऑफ द श्योरिटी इन अकॉर्डेंस विद इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 व्हेन मिस्टर डी डिफॉल्ट्स टू द ट्यून ऑफ 42,000। अगर मिस्टर डी 42,000 रुपीज़ का डिफॉल्ट करते हैं तो तीनों की कितनी लायबिलिटी रहेगी? एडिशनली असेस द सिचुएशन इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट अमंग द श्योरिटीज। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था अमाउंट से रिलेटेड तो क्या गारंटी रहेगी, तो कितना अमाउंट देना पड़ेगा वो भी बताओ, ठीक है। तो दोनों सिचुएशंस को हम यहाँ पे समझते हैं। सबसे पहले लिमिट हम देख लेते हैं, 10, 20 एंड 40 की है तीनों की। तो एक्स की लिमिट है 10,000, वाई की लिमिट है 20,000 एंड जेड की लिमिट है 40,000। तो 42,000 का डिफॉल्ट हुआ है तो पहले सबसे इक्वली, पहले तो इनकी लिमिट के हिसाब से ले लो भाई। देखो एक्स तो 10,000 ही पे करेगा, ठीक है। बाकी कितना अमाउंट बचा तो आपका 42 माइनस 10 32,000। तो 32,000 आप 16 दोनों से ले लेंगे, ठीक है। तो एक्स की लायबिलिटी रहेगी 10,000 की,
वाई की रहेगी 16,000 की और जेड की रहेगी 16,000 की, अगर 42,000 का डिफ़ॉल्ट होता है तो। और अगर ऐसा कोई अमाउंट ही नहीं होता कि इसकी 10,000 की उसकी 20,000 की, तो इक्वल लायबिलिटी रहती है। तो अगर इक्वल लायबिलिटी रहेगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ है, तो 42,000 डिवाइड बाय 3 कर देंगे हम, 14,000 ईच, तीनों की 14,000 रुपये की लायबिलिटी यहाँ पे रहेगी, अगर तीनों में कोई अग्रीमेंट नहीं है अमाउंट से रिलेटेड तो, राइट। तो कोई अग्रीमेंट नहीं है तो इक्वल लायबिलिटी रहती है। आइए देखते हैं। एज पर सेक्शन 146 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, को श्योरिटीज, इन्हें हम को श्योरिटीज कहते हैं। जब एक से ज़्यादा लोग एक साथ श्योरिटी बनते हैं तो उन्हें को श्योरिटी बोला जाता है। को श्योरिटीज आर लाइबल टू पे इक्वली इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कोई तो इक्वल उनकी लाइबिलिटी बनती है। सेक्शन 147 स्टेट्स दैट इफ को श्योरिटीज आर बाउंड इन डिफरेंट सम्स दे आर लाइबल इक्वली ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशंस। ठीक है, लेकिन अगर वो देखो, इफ को श्योरिटीज आर बाउंड इन डिफरेंट सम, अगर उनका अलग अलग अमाउंट है तो पहले तो इक्वल लायबिलिटी उनकी रखो, अपनी लिमिट तक के लिए वो इक्वली लायबल होते हैं। ठीक है, जैसे बी वाई और जेड आपके अपनी लिमिट तक के लिए 16,000 इक्वल लायबल रहेंगे। ठीक है, और अगर उनकी लिमिट से ज़्यादा हम जाते हैं तो ज़्यादा तो ऑब्वियसली उनसे पैसा ले ही नहीं सकते, राइट। इन दिस केस मिस्टर डी डिफॉल्ट 42,000, तो एक्स की लायबिलिटी मैक्सिमम 10 रहेगी। ठीक है, इक्वली जाएंगे तो 14 रहेगी, तो 14 तो एक्स दे ही नहीं सकता ना, तो उसकी लायबिलिटी 10,000 रहेगी और बाकी का हम दोनों से वसूल कर लेंगे, वाई से 16 एंड जेड से 16। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल अरेंजमेंट नहीं है तीनों के बीच में तो तीनों को 14,000 देना पड़ेगा, तीनों को इक्वली देना पड़ेगा 42,000 का हिस्सा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4 के ए का 4 के फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट। एक्स अग्रीज टू पे वाई ₹1 लाख इफ वाई किल्स जेड। एक्स ने वाई को बोला कि अगर तुम जेड को मार दो, एक्स ने वाई को बोला कि अगर तुम जेड को मार दो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा, और ये अमाउंट बोरो करने के लिए एक्स ने पैसा उठाया डब्ल्यू से। ठीक है, जिसको इस पर्पस के बारे में पता था। अब सपोज वाई तो जेड को मार देता है पर एक्स पेमेंट नहीं करता है और एक्स डब्ल्यू को भी अमाउंट देने से मना कर देता है, तो आपको बेसिकली बताना है कि एक्स और वाई के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या है और एक्स और डब्ल्यू के बीच के कॉन्ट्रैक्ट की वैलिडिटी क्या है। तो एक्स और वाई के बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, वाई को बोला था तुम जेड को मार दो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूंगा। ये क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल इज एब्सोल्युटली वॉइड। ठीक है, और इलीगल कॉन्ट्रैक्ट के मजे की बात ये होती है कि उसके कोलेट्रल, उससे जुड़ा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट होता है जैसे एक्स और डब्ल्यू के बीच में है ये भी वॉइड होता है। तो इलीगल से जुड़ा हुआ जो कॉन्ट्रैक्ट है ये भी वॉइड हो जाएगा, एक्स और डब्ल्यू के बीच के कॉन्ट्रैक्ट भी वॉइड हो जाएगा। तो अगर एक्स डब्ल्यू के पैसे नहीं चुकाता है तो डब्ल्यू अपना पैसा क्लेम नहीं कर पाएगा, राइट। क्लियर, बस यही आंसर आपको यहाँ पे लिखना है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है द अग्रीमेंट बिटवीन एक्स एंड वाई इज वॉइड बिकॉज इट इज फॉर एन इलीगल ऑब्जेक्ट killing a person as per section 23 this is their object is unlawful, purpose is unlawful and hence it is void। और दूसरा वाला अग्रीमेंट है एक्स एंड डब्ल्यू के बीच में, वो भी वॉइड होगा बिकॉज वो कोलेट्रल ट्रांजेक्शन है टू एन इलीगल अग्रीमेंट। इलीगल की कोलेट्रल है, लग के है, इलीगल के साथ की ट्रांजेक्शन है, इसलिए वो भी वॉइड हो जाएगी। और डब्ल्यू को इस अनलॉफुल पर्पस के बारे में वैसे भी पता था इसलिए अब वो भी वॉइड हो जाएगी। क्लियर है, समझ में आ गया, वेरी नाइस। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, व्हाट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का क्वेश्चन है और आपको बिल ऑफ एक्सचेंज के एसेंशियल फीचर्स भी बताने हैं अंडर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। तो बहुत ही डायरेक्ट इजी सा क्वेश्चन है। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। जब आप अनकंडीशनल ऑर्डर लिखते हो दूसरे के ऊपर, ठीक है, साइंड बाय द मेकर, जहाँ पे आप दूसरे पर्सन को ऑर्डर दे रहे हो कि तुम मुझे इस पर्टिकुलर डेट को पेमेंट करोगे, दैट इज बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज साइंड होता है, राइटिंग में होता है, जिसको पैसे लेने होते हैं वो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है, प्रॉपर स्टैम्प लगी होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसी एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके बिल ऑफ एक्सचेंज के। आइए देखते हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर। ठीक है, अनकंडीशनल, विदाउट एनी कंडीशन आप सामने वाले को बोलते हो कि तुम मुझे इस डेट को इतना अमाउंट पे करोगे। डायरेक्टिंग, ऑर्डरिंग, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू द ऑर्डर, या ओनली टू, या तो सिर्फ मुझे, या फिर ऑर्डर जिसको मैं कहूँ उसको
या फिर किसी सर्टेन पर्सन का नाम लिख दो, या फिर बियरर, किसी का नाम ही मत लिखो, बियरर खाली इंस्ट्रूमेंट बना दो, ठीक है। किसी भी तरीके से आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना सकते हो। बिल ऑफ एक्सचेंज में कौन कौन सी पार्टीज होती हैं? एक वो जो बिल बनाता है, एक वो जिसके ऊपर बिल बनाया जाता है, और एक होता है पेई जिसको फाइनली पेमेंट मिलती है। कभी कभी ड्रॉर और पेई भी सेम लोग हो सकते हैं, ठीक है, ये लोग सेम भी हो सकते हैं। मैंने बिल बनाया, आपको बोला कि आप मुझे पेमेंट करोगे, तो मैं ड्रॉर भी हूँ और मैं पेई भी हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और मैं ये बोलूँ कि आप किसी थर्ड पर्सन को पे करोगे, तो मैं ड्रॉर हूँ और पेई दूसरा पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी होती है, ड्रॉर, ड्रॉई और पेई। एंड एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज राइटिंग में होना चाहिए, एकदम एक्सप्रेस क्लियरली आप ऑर्डर करोगे पेमेंट करने के लिए, ऑर्डर अनकंडीशनल होना चाहिए, बिल ऑफ एक्सचेंज साइंड होना चाहिए ड्रॉअर के द्वारा, 3 अलग अलग सर्टेन पार्टीज होनी चाहिए, अमाउंट सर्टेन होना चाहिए, क्लियरली अमाउंट मेंशन होना चाहिए, और सिर्फ मनी टर्म्स में ही बात होनी चाहिए। कुछ चीज़ देने की बात है, कुछ काइंड में देने की बात है, वो आप बिल ऑफ एक्सचेंज में नहीं लिख सकते हो, और प्रॉपर्ली स्टैम्प्ड होना चाहिए, ठीक है। और एक नोट आपने लास्ट में डाल दिया है, आरबीआई एक्ट कहता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू बियरर ऑन डिमांड नहीं बना सकते। आप एक बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते जो बियरर भी है और ऑन डिमांड पेबल भी है, ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज अलाउड नहीं है, ठीक है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। both a sub-agent and substituted agent are appointed by the agent, but however there are some point of distinction between the two. Explain any 3 points under the Indian Contract Act 1872. तो पॉइंट लिखा है कि भैया देखो, एजेंट और सब्सटीट्यूटेड एजेंट दोनों को देखो, एक होता है सब एजेंट, एक होता है सब्सटीट्यूटेड एजेंट, दोनों को ही एजेंट अपॉइंट करता है, पर दोनों अलग अलग होते हैं। तो बेसिकली आपको डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट बताना है। सब एजेंट वो होता है जिसको एजेंट अपना काम आगे ट्रांसफ़र कर देता है। जनरली सब एजेंट अलाउड नहीं होता है, बट अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है या फिर काम ऐसा है कि सब एजेंट अपॉइंट करना मैंडेटरी है, तब आप सब एजेंट को अपॉइंट कर सकते हो, राइट। सब्सटीट्यूटेड एजेंट होता है जो एजेंट एक पर्सन को अपॉइंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। मतलब मैं अगर अपने एजेंट को कहती हूँ कि मुझे केस करना है, तो अब एजेंट तो लॉयर नहीं है कि वो केस करेगा, तो एक लॉयर मेरे बिहाफ पे अपॉइंट करेगा ना, तो दैट इज सब्सटीट्यूटेड एजेंट। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बता दोगे, ठीक है। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट। कंट्रोल के बारे में बात करें तो सब एजेंट ओरिजिनल एजेंट के कंट्रोल में काम करता है, जबकि सब्सटीट्यूटेड एजेंट प्रिंसिपल के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में काम करता है। कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप की बात करें तो कोई प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है बिटवीन सब एजेंट एंड प्रिंसिपल। सब एजेंट और प्रिंसिपल के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, जबकि सब्सटीट्यूटेड एजेंट में डायरेक्टली सब्सटीट्यूटेड एजेंट का प्रिंसिपल के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो सब एजेंट के कामों के लिए एजेंट रिस्पॉन्सिबल होता है, जबकि सब्सटीट्यूटेड एजेंट के कामों के लिए डायरेक्टली प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सब एजेंट एंड सब्सटीट्यूटेड एजेंट। क्लियर हो गया? वेरी नाइस। आप क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड पार्ट का सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिफरेंशिएट बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल अग्रीमेंट में अगर आप देखोगे, आपको ये दोनों पॉइंट दिखेंगे कि इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज हो सकती हैं, फ्री हो सकती है बाय म्यूचुअल कंसेंट। नोवेशन कहता है अगर आपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को न्यू कॉन्ट्रैक्ट से रिप्लेस कर दिया है तो उसे हम नोवेशन कहते हैं। ऑल्ट्रेशन में बेसिकली होता तो नया ही कॉन्ट्रैक्ट है, पर पूरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कुछ ऑल्ट्रेशंस किए जाते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट वही है, कुछ ऑल्ट्रेशंस किए जाते हैं, तो इसे हम ऑल्ट्रेशन कह देते हैं। यहाँ पे भी टेक्निकली एक नया ही कॉन्ट्रैक्ट बनता है, इसलिए पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे पार्टीज डिस्चार्ज हो जाती हैं, ठीक है। नोवेशन के केस में पार्टीज भी चेंज हो सकती हैं, ऑल्ट्रेशन के केस में पार्टीज चेंज नहीं होती हैं, राइट। बस यही डिफरेंस है दोनों के बीच में। आइए देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन। मीनिंग नोवेशन इज सब्स्टिट्यूशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट विद न्यू वन, और ऑल्ट्रेशन मीन्स एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ टर्म्स और कंडीशन आप चेंज कर रहे हो। पार्टीज की बात करें तो नोवेशन में इन्वॉल्व चेंज इन पार्टीज, नोवेशन में पार्टीज चेंज हो सकती है और ऑल्ट्रेशन में सेम पार्टीज रहती हैं। इफेक्ट के बारे में बात करें, नोवेशन में ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, नया वन क्रिएट होता है। ऑल्ट्रेशन में सेम कॉन्ट्रैक्ट रहता है,
जो टेक्निकली आप नए पेपर पे सेम बातें लिखते हो विद छोटा मोटा चेंजेस, ठीक है। तो ये है डिफरेंस बिटवीन नोवेशन एंड ऑल्ट्रेशन। दोनों ही केसेस में पार्टीज पुराने कॉन्ट्रैक्ट से, पुराने टर्म्स एंड कंडीशन वाले कॉन्ट्रैक्ट से म्यूचुअली फ्री हो जाती हैं, डिस्चार्ज हो जाती है, ठीक है। चले क्या आगे? जी हाँ मैम। क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट के आपके पास 2 पॉइंट है। फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखो, एन ऑक्शन सेल ऑफ सर्टेन गुड्स वॉज हेल्ड ऑन 7 मार्च 2023 बाय फॉल ऑफ हैमर। एक ऑक्शन सेल हुई थी, नीलामी हुई थी 7 मार्च को, जहाँ पे हैमर फॉल करके सेल को कंप्लीट किया गया था इन फेवर ऑफ हाईएस्ट बिडर एक्स। द पेमेंट ऑफ ऑक्शन प्राइस वॉज मेड ऑन 8 मार्च। इसकी पेमेंट करी गई थी 8 मार्च को और गुड्स की डिलीवरी गई थी 10 मार्च को। आपको प्रोविजंस के बेसिस पे बताना है कि ऑक्शन सेल कब कंप्लीट मानी जाएगी। तो सिंपल सी बात है, जब भी फॉल ऑफ हैमर होता है तभी ऑक्शन सेल कंप्लीट मान ली जाती है। डिलीवरी कब हुई, पेमेंट कब हुई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। आइए देखते हैं इसका आंसर। As per section 64 of Sale of Goods Act 1930, a sale is complete when the auctioneer announces its completion by fall of hammer. Therefore, the auction sale is complete on 7th March 2023. Right? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। Certain goods were sold by sample by J to K. J ने कुछ गुड्स सेल करे थे K को, K ने आगे गुड्स सेल कर दिए थे L को और L ने आगे गुड्स सेल कर दिए थे M को ऑन सैम्पल बेसिस। पढ़ते हैं जरा। सर्टेन गुड्स वर सोल्ड बाय सैंपल बाय J to K, हु इन टर्न सोल्ड द सेम गुड्स बाय सैंपल टू L एंड L बाय सैंपल सोल्ड द सेम गुड्स टू M। M को पता लगता है कि गुड्स तो सैंपल के हिसाब से है ही नहीं, उसने अच्छे से चेक किया है, ठीक है, एंड रिजेक्टेड द गुड्स एंड गेव अ नोटिस टू L। L ने केस कर दिया K पे और K ने केस कर दिया J पे। आप बताओ क्या M गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है? जी हाँ, M तो गुड्स को रिजेक्ट कर सकता है, ब्रीच ऑफ कंडीशन एज टू सेल बाय सैंपल, ठीक है। और लेकिन क्या L और M से कैंसिल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को? नहीं। यहाँ हुआ ब्रीच ऑफ कंडीशन है, पर क्योंकि K और L ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया था तो अब उन्हें ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मानना पड़ेगा। अब K और L गुड्स को रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं, बट हाँ L K से और K J से डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं, राइट। तो M तो गुड्स को रिजेक्ट करके डैमेजेस क्लेम कर सकता है, L सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है K से और K सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर सकता है J से। ये हम आंसर में लिखेंगे, राइट। समझ गए? आइए देखते हैं। अंडर सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इन अ सेल बाय सैंपल there is implied condition that bulk must correspond with the sample. There is by default condition कि sample और bulk match करना चाहिए। Since M found that the goods did not match the sample, M को पता लगा कि goods तो sample से match ही नहीं हो रहे हैं, he can reject them, ठीक है। लेकिन L can recover damages from K and K can recover damages from J. However, for both L and K, it will not be considered as breach of implied condition as to sample. इसे breach of implied condition as to sample नहीं मानेंगे if they accepted and sold the goods under the section 13 subsection 2. इन्हें यहाँ पे कंडीशन को वारंटी मानना पड़ेगा और सिर्फ डैमेजेस क्लेम कर पाएंगे अब ये लोग, ठीक है। समझ गए? सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी ऐसे जिसमें टेक्निकल नहीं था। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड पार्ट पे। कैन अ पार्टनर बी एक्सपेल्ड? इफ सो हाउ? विच फैक्टर्स शुड बी केप्ट इन माइंड प्रायर टू एक्सपेलिंग अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म बाय अदर पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। डायरेक्ट क्वेश्चन है, एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर से रिलेटेड। पार्टनर को आप एक्सपेल कर सकते हो, जी हाँ। सबसे पहले आपके पार्टनरशिप डीड में एक्सपल्शन के बारे में लिखा होना चाहिए और ये मेजॉरिटी के द्वारा एक्सरसाइज किया जाना चाहिए और गुड फेथ में आपको पार्टनर्स को निकालना है। गुड फेथ का मतलब फर्दर 3 कंडीशन है। आपको उन्हें अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना है और आपको उन्हें पहले नोटिस देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका गुड फेथ की क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगा। आइए देखते हैं। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि एक्सपल्शन फर्म के लिए होना चाहिए, ठीक है। अपनी पर्सनल ग्रजेस आपको नहीं निकालनी है। आइए देखते हैं। As per section 33 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनर में नॉट बी एक्सपेल्ड। पार्टनर को वैसे तो आप नहीं निकाल सकते हो, एक्सेप्ट मतलब कब निकाल सकते हो? जब एक्सपल्शन की पावर कॉन्ट्रैक्ट में लिखी हो, पावर ऑफ एक्सपल्शन एग्जिस्ट इन द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पार्टनर, इट इज एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी एंड इट इज एक्सरसाइज्ड इन गुड फेथ।
गुड फेथ का मतलब क्या है, एक्सपल्शन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फर्म, फर्म के फायदे के लिए होना चाहिए, पार्टनर को नोटिस देना है आपको पहले, एंड उनको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देनी है, मतलब अपनी बात कहने का मौका देना है। अगर ये कंडीशंस पूरी नहीं हुई और आपने पार्टनर को निकाल दिया तो एक्सपल्शन नल एंड वॉइड हो जाएगा। दैट्स इट, इतनी सी बात आपको यहाँ पे बतानी थी एक्सपल्शन के बारे में, राइट। तो जब भी एक्सपल्शन का क्वेश्चन आता है बड़ा ईजी रहता है, बिकॉज ये पॉइंट्स आपको लिखने होते हैं, दैट्स इट। चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो चाहे केस बेस्ड क्वेश्चन हो, दोनों ही केसेस में, राइट। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय लॉ। कानून क्या होता है, लॉ क्या होता है, और लॉ बनाने का प्रोसीजर आपसे पूछा जा रहा है। तो लॉ बनाने का प्रोसीजर क्या है, पहले ड्राफ्ट बनता है, ड्राफ्ट एक हाउस में रखा जाता है, वहाँ से अप्रूव हो जाता है, दूसरे हाउस में जाता है, दोनों हाउसेस से जब अप्रूव हो जाता है तो फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाता है, वो साइन कर देते हैं, लॉ बन जाता है। दैट्स इट, ठीक है। तो लॉ सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं जो सोसाइटी में जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ज़रूरी होते हैं, ये सब आपको लिखना है। लॉ इज अ सेट ऑफ ऑब्लिगेशन एंड ड्यूटीज जो गवर्नमेंट इम्पोज करती है फॉर सिक्योरिंग वेलफेयर एंड प्रोवाइडिंग जस्टिस टू सिक्योरिटी। ये हमारी सोसाइटी के सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल कल्चर को शो करती है। प्रोसीजर क्या है लॉ बनाने का, सबसे पहले आप पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करते हो बिल, प्रपोजल, ठीक है, और इट इज़ डिबेटेड एंड पास्ड इन लोकसभा। पहले उस पर चर्चा होती है, उसे पास किया जाता है लोकसभा में, देन उसे राज्यसभा में पास किया जाता है, देन उन्हें प्रेसिडेंट को भेजा जाता है फॉर असेंट, और एक बार जब वो ऑफिशियल गजट में नोटिफाई हो जाता है उसके बाद वो एक्ट बन जाता है। और किस दिन से इफेक्टिव होता है, जिस दिन से नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि इस दिन से ये एक्ट एप्लीकेबल होगा, उस दिन से वो इफेक्टिव हो जाता है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसीजर फॉर मेकिंग एन एक्ट, ठीक है। लॉ इज अ वेरी वाइड टर्म। लॉ में एक एक्ट होता है तो एक्ट ऐसे फॉर्म होता है, ठीक है। आपको वही लॉ की फॉर्म में यहाँ पे समझाया हुआ है कि कैसे बनता है, कानून कैसे बनता है। सबसे पहले बिल आता है, बिल को लोकसभा में डिस्कस करेंगे, राज्यसभा में डिस्कस करेंगे, उसके बाद फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास जाएगा, वो साइन कर देंगे, फिर ऑफिशियल गजट में उसको पब्लिश करोगे, जिस दिन से वो पब्लिश हो जाएगा, एंड जो नोटिफिकेशन डेट, नोटिफिकेशन में डेट लिखी होगी किस दिन से एप्लीकेबल होगा, उस दिन से फिर वो एप्लीकेबल हो जाता है। दैट्स इट, सिंपल। चले, वेरी नाइस। अब हम आ जाते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट ध्यान से सुनेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। उत्कर्ष परचेज सम गुड्स फ्रॉम सक्षम। उत्कर्ष ने परचेज किया कुछ गुड्स सक्षम से फॉर ₹50,000 ऑन 14 अगस्त 2023। सक्षम ने बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ किया उत्कर्ष पे और एक्सेप्टेंस के लिए भेज दिया ऑन सेम डेट एट 3 PM, ठीक है। तो 14 अगस्त को बिल ड्रॉ किया और एक्सेप्टेंस के लिए भेज दिया। उत्कर्ष ने रिक्वेस्ट किया सक्षम को कि मुझे सोचने के लिए कुछ टाइम दो, एक्सेप्टेंस के लिए कुछ टाइम दो, ठीक है। सक्षम ने 48 आवर्स अलाउ कर दिए, क्योंकि कानून में 48 आवर्स लिखे हैं कि आपको कम से कम अलाउ करने हैं। उत्कर्ष डिड नॉट एक्सेप्ट द बिल टिल 3 PM ऑन 16 अगस्त। तो 14 अगस्त से 2 दिन हो गए हैं, 15 अगस्त और 16 अगस्त, 48 आवर्स हो चुके हैं, पर सक्षम ने, उत्कर्ष ने बिल को एक्सेप्ट ही नहीं किया है। सक्षम ट्रीटेड द बिल एज डिसऑनर्ड। सक्षम ने कहा तुमने बिल को एक्सेप्ट नहीं किया है, आई विल ट्रीट इट एज डिसऑनर्ड। आपको बताना है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के हिसाब से क्या ये एक्चुअली में डिसऑनर हो गया है क्या, बताइए, ठीक है। अगर बिल को एक्सेप्ट नहीं किया जाता तो बिल डिसऑनर हो जाता है, ये तो बात सही है, पर एक्सेप्ट करने के लिए 48 आवर्स देने होते हैं, ये भी बात सही है। पर इन 48 आवर्स में आपको जो हॉलीडे होती है, मैंडेटरी हॉलीडेज, पब्लिक हॉलीडेज, उनको हटाना होता है। यहाँ पे 15 अगस्त की मैंडेटरी हॉलीडे आ रही है, आपके 2 दिन कौन से थे, 14 to 15 एंड 15 to 16। तो 15 अगस्त के 24 घंटे आपको हटाने हैं। तो टेक्निकली देखा जाए तो अभी 24 आवर्स ही हुए हैं एज पर लॉ, तो अभी भी टाइम है 24 घंटे का, अभी हम बिल को डिसऑनर्ड नहीं मान सकते, ठीक है। बहुत ही अच्छा पॉइंट था ये, बहुत एकदम कोने कोने से निकाला गया क्वेश्चन है, ध्यान से देखोगे आप। आंसर है, आंसर नंबर 6 पार्ट 1। According to section 61 and 63 of Negotiable Instrument Act 1881, if the drawee requests time for acceptance, 48 hours must be allowed excluding public holidays. 15th August is a public holiday, therefore the 48 hours end on 17 August. Treating the bill as dishonored on 16 August was इनकरेक्ट, बिल्कुल इनकरेक्ट है। आप 16 अगस्त को बिल डिसऑनर हो गया है ऐसा नहीं बोल सकते हो, क्योंकि टेक्निकली अभी 24 आवर्स ही हुए हैं, क्योंकि हम 15 अगस्त के 24 घंटों को तो काउंट करेंगे ही नहीं, ठीक है,
समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, राइट। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड क्वेश्चन है हमारा। इसमें आपके 2 पॉइंट है। अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड अग्रीमेंट, इस पे आपको कमेंट करना है। प्रॉमिस टू पे अ टाइम बार डेट कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड, इस पे आपको कमेंट करना है। तो अग्रीमेंट मेड आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन आर वैलिड अग्रीमेंट इवन इफ देयर इज नो कंसिडरेशन, तो बेसिकली नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के दोनों पॉइंट है, यहाँ पे आपको दोनों के ऊपर कमेंट करना है। फर्स्ट पॉइंट में अगर नियर रिलेशन में है, लव एंड अफेक्शन है, ठीक है, इन राइटिंग है और साइंड है, इन दैट केस इवन दो कोई भी कंसिडरेशन नहीं है, स्टिल दिस अग्रीमेंट इज वैलिड। एंड प्रॉमिस टू पे टाइम बार डेट में आप क्या लिखोगे, अगर कोई डेट टाइम बार्ड हो गया है लेकिन अब पर्सन उस डेट को पे करना चाहता है तो वो अग्रीमेंट करता है कि मैं ये टाइम बार्ड डेट अब पे करूंगा, ठीक है, और वो साइन करता है या खुद साइन करे या उसका एजेंट साइन करे, तो ये अग्रीमेंट वैलिड हो जाता है, भले ही दूसरी तरफ से कोई भी कंसिडरेशन नहीं आ रहा है। ये दोनों बातें हम एक्सप्लेन कर देंगे, आइए देखते हैं। As per section 25 subsection 1 of Indian Contract Act 1872, an agreement made out of natural love and affection is valid even without consideration if it is in writing, registered and made between parties standing in near relationship, right? और B part का आंसर है as per section 25 subsection 3, a written agreement signed and a written signed promise to pay time bound debt is valid even without consideration, hence such a promise is enforceable। ये दोनों पॉइंट हमने एक्सप्लेन कर दिए। तो एक अग्रीमेंट है जो राइटिंग में है, साइंड है, जहाँ पे टाइम बार डेट को, टाइम बार डेट इज जहाँ पे 3 साल निकल चुके हैं, आपने अपने डेट को क्लेम नहीं किया है तो वो टाइम बार्ड हो गया है, तो टाइम बार्ड डेट को पे करने का प्रॉमिस किया जाता है राइटिंग में साइन करके, तो वो वैलिड हो जाता है इवन दो उसके बदले में कोई भी कंसिडरेशन नहीं मिल रहा है, राइट। तो दोनों ही नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट के एक्सेप्शन वाले पॉइंट्स थे आपके, राइट। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। What are the implied condition in a contract of sale by sample? तो contract of sale by sample में जो सैंपल है वो लॉट से वो बल्क से मैच करता होना चाहिए। आप बायर को ऑप्शन दोगे सैंपल को चेक करने का और उसमें कोई लेटेंट डिफेक्ट नहीं होना चाहिए, तीनों बातें आप लिख दोगे। और ऑल्सो स्टेट द इम्प्लाइड वारंटीज, और बाकी की इम्प्लाइड वारंटीज जो है आपकी सारी की सारी वो भी आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। आइए देखते हैं। As per section 70 of Sale of Goods Act 1930, in a contract of sale by sample, क्या implied condition होती है? Bulk must correspond with sample. Buyer shall have reasonable opportunity to compare the bulk with sample, and goods must be free from latent defect. Goods में कोई छिपा हुआ डिफेक्ट नहीं होना चाहिए जो देखने पे दिखाई ना दे, एग्जामिनेशन पे दिखाई ना दे, राइट। और इम्प्लाइड वारंटी कौन कौन सी होती है आपकी? वारंटी ऑफ क्वाइट पोजेशन, वारंटी ऑफ फ्रीडम फ्रॉम इनकम्ब्रेंस, वारंटी ऑफ फिटनेस बाय ट्रेड यूजेज एंड डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। ये चारों वारंटी के बारे में आपको बताना है। यहाँ पे सिर्फ स्टेट लिखा है तो सिर्फ आपको मेंशन करनी है, आपको एक्सप्लेन डिस्क्राइब नहीं लिखा। स्टेट लिखा है तो सिर्फ हमने नाम बता दिया, दैट्स इट। समझ गए? क्लियर? यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों नहीं किया है? क्योंकि सिर्फ स्टेट लिखा है। स्टेट मतलब बताओ, एक्सप्लेन करो, ऐसा हमसे नहीं पूछा गया है। और इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी कंप्लीट होता है। हेंस हमारा ये जो आपका मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 2 है ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। बच्चों आपको पूरा मॉडल टेस्ट पेपर बहुत केयरफुली सुनना होता है। आई होप आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। अब आप क्वेश्चन को खुद ट्राई करेंगे, किसी क्वेश्चन में दिक्कत आती है अगेन आप वीडियो ऑन करेंगे और उस क्वेश्चन पे जाएंगे और अपने डाउट को रिजॉल्व करेंगे, राइट। तो सिमिलरली हमारे एवरी मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये सेशंस आते हैं। मंडे को आता है आपका क्यूए का पेपर, वेडनेसडे को आता है अकाउंट्स का एंड फ्राइडे को आपका लॉ का पेपर आता है। तो आप लोग उसको ज़रूर देखेंगे, अच्छे से पूरा पेपर देखेंगे एंड अगेन फिर उसको खुद से सॉल्व भी करके देखेंगे फॉर बेटर प्रिपरेशन, राइट। तो चलिए थैंक यू सो मच। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर, बाय बाय, जय श्री श्याम।